बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 24 पेपर 32। देखिएगा जरा क्या कह रहा है। कहता है जी द टेबल शोज टोटल यूटिलिटी गेन्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वाटर। ये आपके पास पानी की कंजम्पशन आ गई है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस टेबल। अच्छा, अब बेटा बच्चा क्या गलती करेगा। बच्चा बोलेगा देखो सर यहाँ पे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे आपके पास कम हो रही है। बेटा ये मार्जिनल नहीं है, ये टोटल यूटिलिटी है। तो पहले तो जरा आंखें खोल के पढ़ लिया करें कि ऊपर लिखा हुआ क्या है। दिस इज टोटल यूटिलिटी। अगर मैं इन सब की मार्जिनल निकालूं ना, तो फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल आ रही है 30, सेकंड की आ रही है 10, उसके बाद आ रही है 8, फिर 6, फिर 4। ये मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस टेबल। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। अब अगर बच्चा ये चीज करता ही नहीं ना, तो वो ये वाला पॉइंट देख के ना इसी को करेक्ट मार देता। तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी तो कभी भी नहीं बढ़ती सेकंड यूनिट में, उल्टा गिरती है हमेशा। कंज्यूमर्स कैन नॉट स्विच एक्सपीरियंस टू अनदर प्रोडक्ट टू इंक्रीज टोटल यूटिलिटी। बेटा क्यों नहीं स्विच कर सकते, आप आराम से स्विच कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट इज 8, यस। मार्जिनल यूटिलिटी एट फिफ्थ यूनिट इज 4, बट इधर क्या लिखा हुआ है 2। तो ये आपका आंसर गलत है। आंसर इज सी। A consumer has $100 to spend on two products of good X and good Y। सर मंथली भी, मंथली मंथली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मंथली क्या होता है। हाँ टॉपिकल देखो, एमसीक्यू में जितना करना है करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अ कंज्यूमर हैज $100 टू स्पेंड ऑन टू प्रोडक्ट्स गुड एक्स एंड गुड वाई। कहता है जी आपके पास गुड एक्स और वाई स्पेंड करने के लिए $100 हैं। बजट लाइन शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आप गुड एक्स और गुड वाई के खरीद सकते हैं। बेटा ये यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स और 10 यूनिट्स। ठीक है। अगर मैं गुड एक्स और गुड वाई की प्राइस निकाल लूं, तो आप इस तरह समझें कि अगर आप पूरे का पूरा 100 गुड एक्स पे स्पेंड करेंगे तो 10 यूनिट खरीद सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 10। बेटा गुड एक्स की प्राइस कितनी आ जाएगी। गुड एक्स की प्राइस आपके पास आ जाएगी $10 की। सही है। और अगर आप पूरे का पूरा 100 गुड वाई पे स्पेंड करते हैं तो आप 20 यूनिट खरीद सकते हैं। तो 100/20 गुड वाई की आपके पास बेटा प्राइस क्या आ जाएगी, $5। ठीक है। $5 गुड वाई की प्राइस है और $10 गुड एक्स की प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाई इंक्रीजेस टू $10, अगर तो वो कहता है कि गुड वाई की प्राइस $5 से बढ़ के कितनी हो जाए, $10 हो जाए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई दैट कंज्यूमर कैन नाउ परचेज। कहता है जी अगर वो $10 हो जाती है, तो अब आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, गुड एक्स को और गुड वाई को। देखो बेटा गुड एक्स की तो प्राइस सेम ही है ना, गुड एक्स की प्राइस तो सेम ही है। तो गुड एक्स में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, यानी कि आप पहले भी 10 यूनिट खरीद सकते थे, आप अब भी 10 यूनिट ही खरीद सकते हो। ठीक है। हाँ अगर हम लोग प्रोडक्ट वाई की बात करें, तो बेटा $100 की आपकी इनकम है और आपकी अब प्राइस हो चुकी है ₹10 की। तो आप कितना यूनिट खरीद सकते हैं गुड बाय का, आप 10 यूनिट खरीद सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, सी बन जाएगा। सही है। इस तरीके से आपने ये अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जरा ख्याल से बेटा देखिएगा चीजों। Which combination of cost and benefit will lead to an increase in net social cost। नेट सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, सोशल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। सोशल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर तो आपके पास प्राइवेट बेनिफिट फॉल हो रहा है, सही है, एक्सटर्नल बेनिफिट फॉल हो रहा है, बट आपकी प्राइवेट कॉस्ट में और एक्सटर्नल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो बेटा इस तरह समझो कि लेट से मैं कहता हूं कि आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है 100। सही है। 100 की एक्सटर्नल कॉस्ट है और आपका एक्सटर्नल सॉरी सोशल कॉस्ट है, और जो आपका सोशल बेनिफिट है वो है 50 का। तो आपका नेट बेनिफिट जो है -50 आ रहा है, यानी कि नेट कॉस्ट -50 आ रही। अगर मैं कहूं कि आपकी सोशल कॉस्ट अभी भी सेम है, बट आपका जो सोशल बेनिफिट है वो गिर गया। सही है। जो ये चीज यहाँ पे हो रही है, सोशल बेनिफिट आपका गिर रहा है जबकि सोशल कॉस्ट आपकी सेम है। तो अब कितने की अमाउंट आ जाएगी, -90। सही है, -90। तो बेटा मेरा आपके पास तो नेट सोशल कॉस्ट बढ़ ही रही है ना, इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं।
आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो, जब भी बेटे नेट सोशल कॉस्ट की बात होती है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट दी हुई है। जब भी आपकी नेट सोशल कॉस्ट की बात होती है तो वो इन सबको सम करके बता रहा होता है, यानी कि आपके पास सोशल बेनिफिट प्लस सोशल माइनस सोशल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, प्राइवेट और एक्सटर्नल को, सही है। अब बी क्या कहता है? बी कहता है कि जी आपके प्राइवेट बेनिफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपका एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ रहा है और आपकी प्राइवेट कॉस्ट गिर रही है, तो बेटा वो तो आप बेनिफिट की तरफ जा रहे हो ना, आपको नेट सोशल कॉस्ट थोड़ी आ रही है, आपको तो नेट सोशल बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा। अगेन ऑप्शन सी में भी देखें, आपकी कॉस्ट वगैरह जो है वो फॉल हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी में भी बेटा फॉल हो रही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा और ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा बेटा आंसर क्या बन रहा है? ए बन रहा है, सही है। A firm increases its output starting from zero. How will this affect the short run marginal cost, average cost and average fixed cost? बड़े बेटा बड़ी सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है। सिंपल से आपसे ना वो कर्व का शेप पूछ रहा है। कर्व का शेप कैसे बनता था बेटा, यहाँ पे और मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये आपका एमसी होता है, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, पहले गिरती है फिर बढ़ती है। ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है। ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है जो कंटिन्यूसली गिरता रहता है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे? सिंपल है, ठीक है। फॉल्स देन राइज एंड कंटिन्यूसली फॉल्स। आगे देखें। Assuming the absence of price control, in which industry is an individual firm least likely to be able to alter the price at which it sells the product? कहता है कि भाई हम लोग जो है ना ऐसी जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर प्राइस कंट्रोल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। In which industry is an individual firm least likely to be able to alter the price at which it sells its product? कहता है कौन सी इंडस्ट्री में से सबसे कम चांसेस हैं कि एक फर्म अपनी प्राइसेस को चेंज करे, अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करे। अब देखो बेटा, आसान तरीके से मैं बात करता हूं। हमारे पास देखें, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, आपको भी ये बात पता है। अगर आप लोग अक्सर ट्रैवल करते रहते हो, जनरली भी ये बेटा बात बड़ी लॉजिकल सी है। डिफरेंट तरह की क्लासेस होती है ना, एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास होती है, ठीक है, और एक फर्स्ट क्लास होती है। फिर डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट चार्जेस चल रहे होते हैं, जैसे कि भाई पीआईए का डिफरेंट होगा, एयर ब्लू का डिफरेंट होगा, एमिरेट्स का डिफरेंट होगा, सही है। तो यहाँ पर फर्म जो है वो इजीली प्राइस को ऑल्टर कर सकती है। यहाँ पे प्राइस जो फर्म है वो इजीली प्राइस को अपने हिसाब से चार्ज कर सकती है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज नॉट योर आंसर। हेयर ड्रेसिंग की बात करें बेटा, नाइयों का अपना मामला होता है, कोई नाई कुछ चार्ज करता है, कोई नाई कुछ चार्ज करता है, हर बंदा अपने हिसाब किताब लेके चल रहा होता है, तो ये भी आपके पास आंसर नहीं होता। स्टील प्रोडक्शन की भी बात की जाए तो बेटा स्टील प्रोडक्शन के अंदर भी क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी के हिसाब से सब, पाकिस्तान में मुगल स्टील है उसकी प्राइस कुछ और है, ठीक है, और कौन कौन से स्टील आते हैं उनकी प्राइस कुछ और है। तो उसके हिसाब से बेटा हम लोग प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। इम्परफेक्ट, देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप हमेशा कर सकते हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है वीट फार्मिंग की। देखो वीट फार्मिंग जो है ना, ये एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, क्योंकि आप सब लोग गंदुम उगा रहे हो, गंदुम की सेम प्राइस होती है, गंदुम की सेम क्वालिटी होती है। हाँ देखो, परफेक्ट एग्जांपल नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की, जिस तरह मैं दूध वालों की बात करता हूँ कि इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल। चेंज होती है, डिफरेंट होती हैं चीजें, मामला, लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं। तो सेम चीज बेटा वीट फार्मिंग में भी आती है कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में आप अपनी तरफ से जो है वो मामलात को लेके ही नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये वीट फार्मिंग जो है ना बेटा, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर बन जाए। बी क्यों नहीं है बेटा? बी इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद सोचे ना, नाई है, मैं एक नाई हूं, आप एक नाई हैं, और बंदे हैं वो नाई हैं, हेयर ड्रेसर हैं। भाई मेरे पास आया, मैंने 100 रुपया लिया, आपके पास गया आपने 500 रुपये लिए, किसी ने कुछ लिया किसी ने कुछ लिया। तो हर बंदे का अलग हिसाब किताब होता है ना बेटा। पूरा ही इम्परफेक्ट कंपटीशन है ये, बिल्कुल इम्परफेक्ट कंपटीशन है। और ये एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक की कैटेगरी के अंदर आता है, हेयर ड्रेसिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि छोटी फर्म है, सही है, कंपटीशन ज्यादा है, इलास्टिक डिमांड है, तो हर फर्म अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज कर रही होती है। क्वालिटी और सर्विस भी डिफरेंट होती है, वेरी गुड, ये बात भी।
A firm has the choice between five levels of output. The table shows the total cost and total revenue of producing at each output level. The firm could sell whatever output it produces. ठीक है जी, ये हमारे पास बेटा टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, और ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है द फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं आप ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्म्स एम। बेटा आपका जो है वो रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट है वो कम है। एक काम करते हैं, पहले तो जरा सब लेवल्स के ना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बेटा यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,000 का, 10,000 माइनस 8,000। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 6,000 का, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का, और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 0। तो ये ब्रेक इवन पे आप ऑपरेट करें। अब बेटा आप इस चीज को तो समझ लो, इस चीज को तो समझ लो कि हम लोग प्रॉफिट मैक्स पे तो ऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। सही है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेटा यहाँ पे हो रही है। मैक्सिमाइजिंग सेल्स, देखो बेटा मैक्सिमाइजिंग सेल्स जो है ना वो यहां पर हो रही है। मैक्सिमाइजिंग सेल्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट यू कैन सेल विदाउट इनकरिंग लॉस। मुझे लॉस इसके बाद होना शुरू होगा, इससे पहले नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम यहां तक बेच सकता हूं, तो वो 5,000 यूनिट्स पे जाके हो रहा है, वो 4,000 पे नहीं हो रहा। उसने आपसे 4,000 पूछा। अच्छा, सी पे आते हैं, पहले डी देख लो। डी कहता है मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट। बेटा एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या टोटल कॉस्ट बन रही है, 20,000, ठीक है, 39,000। कैलकुलेटर यूज कर लो। 20,000 प्लस 30 12,000, 20,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 25,000। सही है। अच्छा अब देखो बेटा बात सुनो। कहता है जी हमने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो ये सबके बेटा हमें इंडिविजुअल निकालने पड़ेंगे। 8,000 डिवाइड बाय 1,000, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आ गई है 8, ठीक है। 12,000 डिवाइड बाय 2,000, यहाँ पे आ गई बेटा 6। अच्छा 19,000 डिवाइडेड बाय 3,000, यहाँ पे आ गई 6.3। 23,000 डिवाइडेड बाय 4,000, यहाँ पे आ रही है आपके पास बेटा 5.75। और 25,000 डिवाइड बाय 5,000, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या आ गई है 5। अब देखो बेटा सबसे कम एवरेज कॉस्ट किधर आ रही है, यहाँ पे। वो आपसे किस यूनिट का पूछ रहा है, 4,000 का पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट 5.75 है ना, 5 थोड़ी है। तो आपकी मिनिमम कॉस्ट भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही। बचा आपके पास एक आंसर, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, जहां पर एम आर आपका 0 के बराबर होता है, वहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है। जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, वहां पे आपका टी आर क्या होता है, मैक्स होता है। और अगर आप एक चीज को नोटिस करें, आपका एम आर जो होता है ना वो ऐसे नेगेटिव जा रहा होता है। सही है। नेगेटिव जाने का मतलब क्या है, कि अगर मैं इसको टोटल के साथ लिंक करूं तो वो फिर ऐसा फॉल होना शुरू हो जाता है। और मैंने आपको ये बात बताई भी है, जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है, जो आपका बेटा एंडिंग पॉइंट होता है ना ये वाला, ये एंडिंग पॉइंट जो होता है वहां पे आपका टीआर जो है वो मैक्सिमम पे हो, वहां पे आपका टीआर मैक्सिमम पे होता है। और आप खुद देख लो, आपका टीआर जो है वो यहाँ पर बेटा मैक्सिमम पे चल रहा है। सही है, टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम जो है वो 28,000 का रेवेन्यू आपका चलेगा। सही है बेटे। एक एमसीक्यू को आपने देखे, 1.25 घंटे का पेपर है ना, 30 एमसीक्यूज हैं। तो आप इस तरह समझ लें कि आपने 2 मिनट या ऊपर कुछ थोड़े से सेकंड आपने देने हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं देने। ठीक है, 2.5 मिनट दे दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द डायग्राम shows cost and benefit of producing steel in a free market. Which area measures the dead weight loss of economic welfare? बेटा बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। आपको बताया भाई, ये जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल ये क्या है आपका, डेड वेट लॉस, आरटीएस। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल सवाल तो था नहीं है। बेटा इसके अंदर अराउंड 25 मार्क तो स्कोर करने हैं। 25 का तो टारगेट रखो, 25 नहीं लेके आओगे तो फिर आपका ग्रेड खराब हो जाएगा।
एट कहता है व्हाट इज लाइकली टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फर्म टू सर्वाइव। एट आपसे कहता है बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि स्मॉल फर्म के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात कब आ सकती हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है बेटा इंक्रीज्ड प्रेफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डिस्टिंक्टिव नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। कहता है जी कि जो हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ का मतलब क्या है कि वो बोलते हैं भाई हल्की क्वालिटी दे दो, कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है उस चीज़ की। तो ये तो स्मॉल फर्म के लिए अच्छी बात है ना भाई। ये तो स्मॉल फर्म के लिए अच्छी बात है, उनको क्वारी नहीं करनी पड़ेगी, उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑन इनोवेशन। ठीक है। बी कहता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक। तो ये भी उनके लिए फायदा है, उनको लोन सस्ता पड़ेगा। स्मॉल फर्म को बेटा लोन सस्ता पड़ेगा, उनको चीजें सस्ती पड़ेंगी, तो ये भी उनके लिए फायदा है। मतलब सॉरी, टिक नहीं लगाना चाहिए, रॉन्ग। सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। द एब्सेंस ऑफ अफेक्टिव ट्रेड बैरियर्स। बेटा यहां पर ये इनकी जो है ना हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। द एब्सेंस ऑफ अफेक्टिव बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ पोटेंशियल कंपेटिटर्स। बेटा कोई बैरियर टू एंट्री अगर है ही नहीं, कोई बैरियर टू एंट्री अगर है ही नहीं, तो फर्म्स आपकी एंटर पे एंटर होती रहेंगी, फर्म्स आपकी बेटा बढ़ती रहेंगी। जब फर्म्स आपकी बढ़ती रहेंगी तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। इनकी डिमांड कैसी होना शुरू हो जाएगी, इलास्टिक होना शुरू हो जाएगी, इनको टेंशन होना शुरू हो जाएगी, इनके मामला आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एज फॉर डी, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बेटा देखो स्मॉल फर्म के लिए ना डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मैटर नहीं करता, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के अंदर यूजुअली इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, लार्ज फर्म्स के अंदर होता है। तो इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? हाँ, मार्केट शेयर कम होगा सी में। वेरी गुड आयशा। 9 पे आए। A market structure in which a small number of firms face competition from potential entrants. What does this describe? कहता है भाई एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं, उनको कंपटीशन हो रहा होता है फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है बेटा? स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं और पोटेंशियल एंट्रेंट्स हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक एरिया बताया था जिसको मैंने कहा था कि इसका नाम क्या है, कंटेस्टेबल मार्केट। जहां पे एंट्रेंट्स जो हैं वो जब चाहना चाहे आ सकते हैं, जब चाहना चाहे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स जो है कंपटीशन कर रही होती है आपस में। अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो बेटा मोनोपोली के अंदर आपके पास सिंगल फर्म होती है जो हाईएस्ट मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर होता है। ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर बेटा बैरियर टू एंट्री होती है, जबकि कंटेस्टेबल में बैरियर टू एंट्री नहीं होती। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन? बैकवर्ड वर्टिकल का मतलब है कि आप सेकेंडरी स्टेज से प्राइमरी पे जा रहे हैं, आप टर्शरी स्टेज से सेकेंडरी पे जा रहे हैं। अब बेकरी बाइंग अ व्हीट फार्म। बेटा सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप एक स्टेप पीछे आ रहे हो। यस। अ कार मैन्युफैक्चरर बाइंग कार शोरूम। बेटा ये वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ये बैकवर्ड नहीं है। अ विन यार्ड बाइंग एन एप्पल ऑर्चर्ड। बेटा ये भी आपके पास जो है वो क्या कहते हैं यार, ये मुझे ये होता क्या है, ये एक सेकंड रुको, मुझे देखने तो दो। अंग्रेजी का मसला है बेटा थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ये होता क्या है भाई? अच्छा, एप्पल का फार्म, एप्पल का फार्म, गार्डन, एप्पल गार्डन। हाँ। ये बेटा कॉन्ग्लोमेरेट। वैसा खैर आंसर तो था नहीं, लेकिन पता नहीं भाई, मुश्किल मुश्किल अंग्रेजी टेस्ट होती है आजकल। टू राइवल सुपरमार्केट्स ज्वाइनिंग टुगेदर। बेटा ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, ये वर्टिकल की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो आंसर इज ए। 11 कहता है a government wants to introduce a policy that will reduce the pollution caused by production of a good, which policy would not make use of market forces। कहता है जी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लगानी है जिससे आपके पास पोल्यूशन वगैरह कम हो जाए। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर हमारे पास मार्केट फोर्सेस जो है वो काम नहीं करती, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का जो मामला है वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। कोटा लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ गुड। बेटा यहाँ पे आपकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है, यहाँ पे आपकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो डिमांड सप्लाई का लिंक हो गया। हमने डिमांड सप्लाई का लिंक नहीं देखना यहाँ पे कि वो खत्म हो जाना चाहिए, हमने इस तरह चलना।
अ रेगुलेशन टू बैन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, भाई बैन अगर आप कर देंगे तो ना ही बनेगा ना ही बिकेगा, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, बेटा इससे आपकी सप्लाई रिड्यूस होती है वापस से, अगेन डिमांड सप्लाई का मामला आ रहा है। अ ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट सिस्टम फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड, बेटा यहाँ पर भी आपकी सप्लाई पे अफेक्ट आ रहा है, आंसर इज बी। अच्छा जी आगे देखें, द टेबल शोज द एनुअल परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट पर वर्कर एम्प्लॉयड फॉर 4 नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज बिफोर एंड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, बेटा आपके पास नेशनलाइज इंडस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। अच्छा भाई, और ये वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो बेटा देखो जरा, कहता है, अच्छा ये आउटपुट पर वर्कर है, आउटपुट पर वर्कर, यहाँ पे आउटपुट पर वर्कर आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास सेम, बिफोर एंड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट फेल इन द रेलवे इंडस्ट्री, देखो बेटा अव्वल पहली बात तो ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आउटपुट। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आ रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है कि भाई लोग आ रहे हैं आपके बिजनेसेस में कि वो फायर हो रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है उनको, उनके बारे में कोई बात नहीं की हुई यहाँ, तो हम लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकते बेटा। एम्प्लॉयमेंट वॉज अनचेंज, अगेन वही बकवास बात कर रहा है। आउटपुट वॉज ग्रेटेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्री, बेटा मुझे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, नंबर्स, क्या मतलब है, नंबर्स। यहां पर क्या गिवन है आपको, परसेंटेज। अब अगर मैं कहूं कि 100 रुपए का, 100 रुपए का 50% और लाख रुपए का 1%, कौन ज्यादा होगा, लाख रुपए का 1% ज्यादा होगा ना। लेकिन सुनने में क्या लगता है कि 50%, क्या बड़ी बात। बेटा परसेंटेज से मैटर नहीं करता, आपको अमाउंट देखनी पड़ती है। वर्कर्स बिकम लेस एफिशिएंट इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यस, वर्कर्स बिकेम इनएफिशिएंट, आंसर क्या बन जाएगा, डी। मोस्ट वर्कर्स इन अ कंट्री आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेयर दे आर पेड अ फिक्स्ड वेज रेट पर आवर, what will lead to an increase in the net advantage of workers currently employed in the manufacturing sector, कहता है जी हमारे पास नेट एडवांटेजेस बढ़ने चाहिए और वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो नेट एडवांटेजेस कैसे बढ़ेंगे, अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स अवेलेबल, देखो बेटा ये एक वर्कर के लिए नुकसान है, क्यों नुकसान है, क्योंकि वर्कर इज पेड फिक्स्ड आवरली वेज, सही है ना। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स ही गिरा देंगे तो बेटा आपकी तो वेजेस भी गिर जाएंगी ना, यहाँ पे तो आपको टाइम रेट मिल रहा है, सही है, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से, तो ये आंसर नहीं होगा। अ शिफ्ट इन द कंट्रीज इकोनॉमी टू द सर्विस सेक्टर, अगेन आप किधर बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे, बूम किधर आ रहा है, सर्विस सेक्टर में, तो ये आपके लिए नुकसान है। सब्सिडाइज लंच इज मेड अवेलेबल, बेटा ये करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखें ऐसा होता है कि अगर आप किसी इदारे में काम करते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक पास बना के दे देते हैं कि यार अगर आप इस रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे जो कराची के बच्चे अगर हैं, या एक टीआरजी बड़ा मशहूर कॉल सेंटर है, तो टीआरजी के बिल्कुल नीचे ना मोंटीज का शवर्मा वाला बैठता है, शवर्मा बेचता है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा शवर्मा होता है इसका, ये फ्री की प्रमोशन कर दी मैंने उसे। तो मोंटी का ना शवर्मा बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने टीआरजी वालों को क्या ऑफर दी हुई है कि अगर आप टीआरजी में काम करते हैं ना, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, हम आपको पता नहीं कितना परसेंट जो है वो डिस्काउंट दे दें। तो ये सब्सिडाइज लंच जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, तो इससे आपका एक बेनिफिट मिला है ना टीआरजी वाले वर्कर्स को, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल, बेटा जॉब अवेलेबल होना और जॉब करने में फर्क है। अगर तो जॉब अवेलेबल मैंने अखबार पे पढ़ लिया कि भाई जॉब अवेलेबल है, तो मैं चाटूं क्या उसको बैठ के, उसने मेरे घर पे पैसे देने आके, जब तक जॉब मिलेगी नहीं तब तक मैं किस तरह काम करूँ। तो जॉब अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता, जॉब अवेलेबल होने से, अबे आप तो दुबई में बैठे हो ना अब्दुल, कभी दुबई में हो पता नहीं कहाँ हो, आप क्या कराची शौरमा खाने आओगे क्या। अच्छा कराची में हो या मेन सारे फैसल पे, मेन सारे फैसल पे आप जाएंगे, टीआरजी एफटीसी बिल्डिंग से पहले टीआरजी आता है, बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, वहीं पे मोंटी शर्मा वाला बैठा हुआ है। अच्छा तो जॉब अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता बेटा, जॉब अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता, आपके पास करंट में प्रेजेंट में जॉब होनी चाहिए तभी फायदा है। कहता जी व्हेन विल अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एम्प्लॉय द ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, बेटा हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पे करेंगे, जब हमारा एमसीएल इज इक्वल्स टू एमआरपी होता है, कहाँ पे हो रहा है बेटा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग, आंसर इज सी, ठीक है।
Diagram shows labor market of farm workers in New Zealand. Which area represents the economic rent and transfer earning? बेटा आपके पास इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसफर अर्निंग जो होता है वो हमेशा आपका नीचे का पार्ट आता है, और इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो ओवर एंड अबव होता है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आ रहा है ना बेटा, ये आपका है ट्रांसफर अर्निंग, जो कि मिनिमम वेज आप देते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या है? इकोनॉमिक रेंट ओवर एंड अबव। तो के जे और जी, के जे और जी, और जी एच ओ जे, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? डी। व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टू हेल्प रेज फाइनेंस? बेटा ये उसका फंक्शन होता, टू हेल्प रेज फाइनेंस। और बी लिखा हुआ है टू होल्ड कैश ऑन डिपॉजिट फॉर फर्म्स, टू लेंड मनी टू हाउस होल्ड, और टू प्रोवाइड सेविंग अकाउंट। बेटा ये देखो, ये तीन जो है ना आपके, ये तीन आपके फंक्शंस होते हैं। कैश डिपॉजिट को जो है वो करना, एक्सेप्ट करना, लैंड मनी लोन देना, ठीक है, प्रोवाइड सेविंग अकाउंट। रेस फाइनेंस का मतलब है कि आप उनको पैसे बिना किसी कंडीशन के दे रहे हो, या फिर आप जो है उनको इन्वेस्टमेंट करके दे रहे हो। भाई वो तो कमर्शियल बैंक का काम थोड़ी है, उनका काम तो आपको लोन देना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। इन 2020 इन अ कंट्री द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द 16 to 64 एज ग्रुप seeking work was 4%. The employment rate for this group is the same period, in the same period was 76.6%. अच्छा, कहता है भाई 16 से लेके 64 साल तक के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या था? 4%। एट द सेम टाइम द एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज, पूरे मुल्क का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 76.6%। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डेटा? 19.4% ऑफ द पीपल इज वर्किंग इलीगली। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 100% का 100% बंदा काम कर रहा है। नया पैदा हुआ हुआ जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है परसों, वो भी काम कर रहा है। 79 साल 90 साल का जो बाबा है, जिसके दांत है नहीं, जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं, वो भी काम कर रहा है। मतलब इतनी फजूल सी बात कर रहा है, कह रहा है 100% लोग काम कर रहे हैं। 19.4%। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड अप कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 80.4% की लेबर फोर्स आ गई है आपकी। सही है, 80.4% की लेबर फोर्स आ गई। कह रहा है कि 100% लोग काम कर रहे हैं, जो रिमेनिंग 19.4% है वो इलीगली काम कर रहे हैं। 23.4% ऑफ पीपल आर इकोनॉमिकली इनएक्टिव। बेटा इकोनॉमिकली इनएक्टिव वो बंदा होता है जो ना ही काम करता है, ना ही काम ढूंढता है, एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। बेटा ये 4% आपकी लेबर फोर्स की पार्ट है, ठीक है। आपका जो इकोनॉमिकली इनएक्टिव है ना, खाली कितना है? 19.4%। अगर मैं इसको 100% से माइनस कर दूं, 19.4% इज इकोनॉमिकली इनएक्टिव। सही है, 23.4% नहीं। 80.6% इज इकोनॉमिकली एक्टिव, यस। डेटा इज इनएक्यूरेट, तो भाई तो दिए क्वेश्चन क्यों दिया फिर? काट दो। जी 16 नहीं नहीं, ये बात आपकी हो रही है, हाँ। ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। 16 to 64 ईयर्स ऑफ पीपल की बात करो। वे स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब कि जी फजूल है। देखिएगा जरा क्या कह रहा है। They allow firms to dismiss workers and as unemployment benefits provide support to unemployed worker। मतलब क्या फजूल पॉइंट है कि गवर्नमेंट फर्म्स को जाके बोलेगा कि भाई तुम लोगों को नौकरियों से फारिग करना शुरू करो, हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देके संभालेंगे। इस तरह थोड़ी होता है बेटा। दे फोर्स फर्म्स टू रेज वेजेस टू इनकरेज वर्कर्स टू वर्क रादर देन रिलाइंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। कहता है कि यार कहता है, ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। इज नॉट वैलिड, मैंने इसका मतलब गलत समझ लिया था। एक वापस से सुने। दे अलाउ फर्म्स टू डिसमिस वर्कर्स एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर। हाँ अब सुनेगा जरा। मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, मुझे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था। फर्म्स क्या करती है यहाँ पे? फर्म्स जो है ना वर्कर को निकालना शुरू करती है, क्यों? वो कहती हैं कि जी अगर हम निकाल देंगे तो गवर्नमेंट तो संभाल ही लेगी ना। तो वो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उलट समझ रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे अलाउ फर्म्स टू डिसमिस वर्कर्स एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। कि यार अगर फर्म ने वर्कर को निकाल दिया, फर्म का ये माइंडसेट है, अगर हमने वर्कर को निकाल दिया तो यार गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर लेगा ना वर्कर्स को आके, ठीक है। तो ये एक
स्टेटमेंट होती है जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के अंदर आपको नजर आ रही होती है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो उसके अंदर मामला चल रहे होते हैं। बी लिखा हुआ है, दे फोर्स फर्म्स टू रेज वेजेस टू इनकरेज वर्कर्स टू वर्क रादर देन रिलाइंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेबर मार्केट में, उसका कहीं भी हमने लिंक मिनिमम वेज के साथ नहीं देखा था। हम लोग जनरली बात कर रहे थे कि यार जो वर्कर्स हैं उनको पैसे चाहिए टू फाइट इन्फ्लेशन, टू कवर अप देयर एनुअल एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। उसका लिंक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के साथ नहीं था। हमने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के साथ उसकी वो चीज की ही नहीं थी, ठीक है। तो ये वो मामला यहाँ पर हमारे पास नहीं नजर आता अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। दे प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट टू वर्कर्स विच माइट रिड्यूस देयर एफर्ट। बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप लोगों को बोलें कि भाई आप घर बैठ जाओ, हम आपको पैसे देते रहेंगे, तो ये बात लॉजिकल है, लोग घर बैठना शुरू कर देंगे, काम ही नहीं करेंगे। दे इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फोर्स इट टू रेज टैक्सेस। यस, ये भी करेक्ट है कि भाई आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को फंड भी तो करना है ना कहीं से, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके पास बेटा आ रही होती है। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। जी, अच्छा, 19 पे आ जाए। 19 क्या कहता है? कहता है जी, कंट्री एक्स हैज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ 0.7, जो एमपीएस है, एमआरटी है, और एमपीएम है, वो 0.1 ईच है। व्हाट इज लाइकली टू लीड टू द बिगेस्ट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम मल्टीप्लायर? बेटा सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा? देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है, 1 ओवर विड्रॉल। यानी कि अगर मैं इस केस के हिसाब से बात करूं तो 1 ओवर एमपीएस प्लस एमआरटी प्लस एमपीएम, ऐसा ही है। तो 1/0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो क्या मल्टीप्लायर आ रहा है आपके पास? 1/1/3, 3.33 का मल्टीप्लायर रेट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मल्टीप्लायर जो है वो 3.3%, 3.3 के मल्टीप्लायर के हिसाब से आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये बात समझाई भी है कि जब भी आपको अपना मल्टीप्लायर बढ़ाना होता है ना, ऑलवेज इंक्रीज योर इंजेक्शन या ऑलवेज इंक्रीज योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और अपना विड्रॉल या लीकेज को हमेशा कम करें। तभी जाके आपके पास जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। यानी कि आपको अपना एमपीएस गिराना पड़ेगा, आपको अपना एमआरटी गिराना पड़ेगा, और आपको अपना एमपीएम गिराना पड़ेगा, तब जाके आपके पास बेटा सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। उसने कहा है कि मुझे मल्टीप्लायर को बढ़ाना है, तो बेटा, और यहाँ पे आपके पास एमपीसी की मैंने तो चार चीजें, चार चीजें, या तो एमपीसी बढ़ा लो, या एमपीएस गिरा दो, या एमआरटी गिरा दो, या एमपीएम गिरा दो। ये चार चीजें हैं बेटा आपके पास। तो आपने इसी सीक्वेंस के हिसाब से चलना है।
तो इस सीक्वेंस के हिसाब से बेटा कहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है? ए कहता है कि एमपीसी बढ़ा दें, ठीक है, और एमआरटी गिरा दें, तो ये आपका पॉसिबल आंसर बन सकता है। एमपीएम बढ़ा दो, नो, विड्रॉल बढ़ जाएगा। एमपीएस बढ़ा दो, नो, विड्रॉल बढ़ जाएगा। एमआरटी बढ़ा दो, नो, विड्रॉल बढ़ जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ए। द डायग्राम शोज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी यूजिंग डिफरेंट मेजर्स। बेटा आप इधर पॉइंट एक्स पे बैठे हुए हो, आप इधर पॉइंट एक्स पे बैठे हुए हो, आप इधर पॉइंट एक्स पे बैठे हुए हो, ठीक है। अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं जो आपके पास ये वाली डायग्राम है, जो आउटपुट गैप्स की डायग्राम है बेटा, ये मैंने आपको बताया हुआ भी था कि ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो लाइन ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट। तो इन सब में अगर आप देखें बेटा, आप अपने पोटेंशियल से पीछे हैं, सही है, आप अपने पोटेंशियल से पीछे हो, ठीक है जी, आप पोटेंशियल से पीछे हैं। अब ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। इफ एन इकोनॉमी इज करंटली एट पॉइंट एक्स ऑन ईच डायग्राम, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कंक्लूजन दैट कैन बी मेड बेस्ड ऑन दिस एविडेंस? Prices will increase significantly as the economy grows in the near future. बेटा इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो आपकी प्राइस लाजमी बढ़े। ये तो हम लोग कहते हैं ना कि यार आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग उस टाइम पे ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आपकी रिसोर्सेज फिक्स्ड है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था किस तरीके से नो इन्फ्लेशन होती है, माइल्ड इन्फ्लेशन आती है, सप्रेस इन्फ्लेशन आती है, फिर हाइपर आती है। उसमें क्या केस चल रहा होता है कि आपकी सप्लाई साथ साथ बढ़ रही होती है। तो अगर डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, तो बेटा फिर तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा ना, अगर आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। सप्लाई साइड पॉलिसीज वुड बी बेस्ट ऑप्शन टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? भाई आपका एक्चुअल यहाँ पे बैठा हुआ है, आप सप्लाई साइड से अपना पोटेंशियल बढ़ा लो, तो बेटा कद्दू कोई बेनिफिट होगा आपको? ये आपका ये एक्चुअल है, ठीक है। आपने अपना पोटेंशियल बढ़ा दिया, क्या कोई बेनिफिट होगा आपको? आपका वेस्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप और बढ़ जाएगा। इकोनॉमी इज करंटली एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशनरी गैप, यस, क्योंकि देखो बेटा एक्चुअल से पोटेंशियल क्या होता है, ये देखो, ये क्या है? डिफ्लेशनरी गैप। देर आर शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर थ्रू आउट द इकोनॉमी। बेटा अगर शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर होती तो पोटेंशियल तो पीछे होता ना, आपका पोटेंशियल आगे क्यों है? तो आंसर क्या है इसका बेटा? विच रो आइडेंटिफाइज एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग लिक्विडिटी ट्रैप। बेटा लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर क्या होता था आपका, कि आपका इंटरेस्ट रेट काफी गिर चुका होता था। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बिल्कुल मरी पड़ी होती थी, ठीक है। और आपके पास इन्फ्लेशन जो है उसमें भी एज सच कोई चेंजेस नहीं थे, इकोनॉमी फंस जाती है अपनी जगह पर आके, सही है। तो आप देख लें भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी लो है, इंटरेस्ट रेट काफी लो है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आंसर आपके पास 21 का बन जाएगा, सी। Which combination of policies would be most likely to bring country out of recession? आउट ऑफ रिसेशन का मतलब क्या है कि बेटा आपको किसी ना किसी तरह एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, सही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो भाईजान किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज सप्लाई साइड पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आ गई। एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि एक जगह पे आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं, एक जगह पे एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं, तो भाई कोई भी आपके पास पोजीशन नहीं आए। टाइट फिस्कल एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो गई। सप्लाई साइड पॉलिसीज अलोन, बेटा आप मशीन को बेहतर करते जा रहे हैं बट आप उसको यूज नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो कहां से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, किस तरह रिसेशन से आप बाहर निकलेंगे? आंसर इज ए। इन्फ्लेशन रेट इन अ कंट्री इंक्रीज्ड, which effect would this most likely have on the current account on the country's balance of payment? अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेटा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? एन इंक्रीज इन करंट अकाउंट बैलेंस, नो, क्योंकि बेटा जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपके एक्सपोर्ट्स गिरते हैं और आपके इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो करंट अकाउंट बैलेंस आपका गिरना चाहिए। एन इंक्रीज इन प्राइस कंपैरेटिवनेस, नो, बेटा प्राइस कंपैरेटिवनेस का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस गिर रही है, आपकी तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नॉट एट ऑल, आपका एक्सपोर्ट्स गिर रहा है। एन इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, यस, आपका जो है वो इंपोर्ट्स का खर्चे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आंसर क्या है? डी। A government uses monetary and fiscal policy to solve a problem of deflation. Which policy combination is most likely to be successful? बेटा आपको डिफ्लेशन से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज करें इंटरेस्ट रेट को या रिड्यूस करें? सिंपल है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। फिजिकल पॉलिसी कौन सी लगाएंगे? एक्सपेंशनरी।
सही है, बड़े सिंपल एमसीक्यूज है इसमें। The table shows indicators of macroeconomics of two South American countries over 1 year. During this year, both governments attempted to reduce unemployment by expanding aggregate demand. ठीक है. Based on the information given, what is most likely reason why Argentina achieved a higher percentage change in unemployment rate than Chile? कहता है जी अर्जेंटीना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है, सही है, एज कंपेयर टू चिली। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या मामला चल रहे हैं भाई, जीडीपी गिवन है आपके पास, करंट अकाउंट बैलेंस गिवन है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास जो है वो गिवन। अच्छा, पहला ऑप्शन कहता है अर्जेंटीना हैड अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, दूसरा कहता है कि चिलीज परफॉर्मेंस ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस वाज वर्स। तीसरा कहता है ईच कंट्री हैड अ वीक एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और चौथा कहता है वेज इंक्रीज इन ईच कंट्री वर लिंक्ड टू देयर रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा भाई, एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको मुझे देखने दो वापस से। अच्छा, अब सुनिएगा, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेटा, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाह रहे हैं। और वो आपसे कहता है कि भाई इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए मुझे ये बताएं कि अर्जेंटीना ने कैसे अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को चिली के मुकाबले में ज्यादा अचीव किया है। मतलब अर्जेंटीना ने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम की है, चिली ने ऑन दी अदर हैंड कम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीव की है। तो पहला ऑप्शन कहता है जी अर्जेंटीना का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू चिली, यानी कि अर्जेंटीना की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा से बड़ी होगी एज कंपेयर टू चिली, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट अर्जेंटीना की फॉल हो गई है, करेक्ट आंसर हो सकता है। चिलीज परफॉर्मेंस ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस वॉज वर्स। बेटा अगर आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो आपके पास वर्स जा रहा है, उससे आपका एडी फॉल होता है, यस लॉजिकल सी बात है, एडी फॉल होता है। बट यहाँ पर एक चीज ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब एडी फॉल होगा तो प्राइसेस कम होती हैं, एक्सपोर्ट्स वापस से बढ़ने के भी तो चांसेस हैं। फिलिप्स कर्व पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने कि दो इफेक्ट किस तरीके से आ रहे होते हैं। ईच कंट्री हैड वीक एक्सचेंज रेट, तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों का एक्सचेंज रेट है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेना देना। वेज इंक्रीज इन ईच कंट्री वर लिंक टू देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं बेटा, उससे फिर रियल इनकम दी जाती, हमें रियल वेज रेट दी जाती, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए। 26 कहता है अ मेजर इनकरेजेस कंज्यूमर्स टू चेंज स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट टू स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड, व्हाट इज दिस। बेटा आप इम्पोर्ट से उठ कर डोमेस्टिक पे आना शुरू हो गए, सिंपल है बेटा, स्विचिंग पॉलिसी है। याद करें, रास्ते आपने बदल दिए, टैरिफ वगैरह लगा दिया। The macroeconomic objective of a government is to move the current account of the balance of payment from deficit to surplus. To achieve this, it devalues the currency. अगर आप करेंसी डीवैल्यू कर देते हैं यानी करेंसी की वैल्यू गिर गई, अंडर विच कंडीशन वुड अ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, कहता है किस कंडीशन में डीवैल्यूएशन आपको फायदा देगा, कि आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस करके देगा। तो बेटा डीवैल्यूएशन के अंदर हमने एक कर्व पढ़ा हुआ है, जे कर्व, और ये आपको बात पता है कि जब आप लॉन्ग रन में जाते हैं डीवैल्यूएशन से आपको सिर्फ तभी फायदा होता है। ए कहता है कि इफ द कंबाइंड पीईडी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1, यस इलास्टिक। इफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज लेस देन 1, नो इन इलास्टिक। बेटा वो तो ये वाला पोर्शन है। इधर तो मसला है आपके लिए, इनकम इलास्टिसिटी का हमने कोई लिंक ही नहीं पढ़ा हुआ डीवैल्यूएशन के साथ। इफ अदर कंट्रीज डिसाइड टू इम्पोज टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, तो भाई उससे हमें क्या फायदा होगा अगर टैरिफ लगाएगा तो, यही है ना, हाँ 27। फिर जी, अ मल्टीनेशनल MNC buys a manufacturing firm in a developing country that produces goods for the developing country's domestic consumers. The MNC then exports machinery, MNC पर मशीनरी को एक्सपोर्ट करती है, and raw material that it needs to the developing country. What is the most likely consequence of FDI by the MNC on the balance of payment of the developing country? कहता है जी आप मशीन एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेटा देखो दोनों में से किसका लिंक जो है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो ट्रेड इन गुड के अंदर आ जाता है, ठीक है, ट्रेड इन गुड के अंदर आपके पास आ जाता है। तो अब आगे सुनो जरा क्या मामला हो रहे हैं। कहता है कि भाई लेट्स से अगर हम लोग इस तरह लेके चलें जी, पाकिस्तान और
यूएसए यूएसए फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल आ रही है पाकिस्तान में, तो वो अपना रॉ मटेरियल भी यहाँ से लेके आएगी और वो अपनी मशीन भी यहीं से लेके आएगी। तो बेटा देखो, रॉ मटेरियल जो है ना वो पाकिस्तान के ट्रेड इन गुड को गिरा देगा, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से लेके आ रहा है चीजों को, ठीक है, आंसर आपका सी या डी में से। प्लस वो मशीन आपको लेके आ रही है भाई, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो वो मशीन भी यूएस से लेके आ रही, तो बेटा इनका फाइनेंशियल अकाउंट पाकिस्तान का क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी आ रही होगी। The table gives information about population of three countries in a given year: Singapore, Hong Kong, China. Which conclusion can be drawn about the countries in the table in that year? कहता है जी आपके पास तीन कंट्रीज हैं, आपके पास बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी है, पॉपुलेशन अंडर 16 है। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कंट्रीज इन टेबल इन दैट ईयर? पहला ऑप्शन कहता है जी चाइना हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड इन इन्फेंसी। बेटा देखो परसेंटेज की बात कर कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी चाइना का सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए। तो बेटा देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 किड्स यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.5%। कितना आ रहा है, 0.5%। यहाँ पे आ रहा है 0.8%। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.8%। तो सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी कहाँ पे आ रही है, चाइना में। पीपल इन हांगकांग लिव्ड द लॉन्गेस्ट। कहता है जी सबसे ज्यादा जो एज है बुड्ढों की वो हांगकांग में होती है। बेटा कहीं भी हमें ये चीज नहीं गिवन, हमें डेथ रेट गिवन है, हमें बर्थ रेट गिवन है, लेकिन हमें कहीं भी बुड्ढों की एज के बारे में नहीं बताया हुआ। सिंगापुर हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल एज ओवर 16। अगेन बेटा देखो, सिंगापुर में जो 16 से ज्यादा हैं उनकी परसेंटेज कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ पीपल अबव 16 इज हाईएस्ट इन सिंगापुर। बट उसने किसकी बात की है बेटा, उसने बात की नंबर्स की। तो उसके लिए हमारे पास फिगर्स होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो हमारे पास बेटा नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द नेक्स्ट 5 years। कहा मतलब ऐसे ही अपनी तरफ से पॉपुलेशन गिर जाएगी, आंसर इज ए। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड अ कंट्री विद अ कांस्टेंट पॉपुलेशन expands its output per head. It also experiences a significant increase in river and atmospheric pollution. In the absence of any other changes, which measures would show a decrease in standard of living? बेटा देखो जीडीपी पर हेड में नंबर्स आते हैं ठीक है, जीएनआई में भी नंबर्स आते हैं, एचडीआई, और दूसरा हमारे पास है एमईडब्ल्यू। अब देखो एचडीआई और एमईडब्ल्यू के मुकाबले में अगर देखा जाए तो एमईडब्ल्यू और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है, जिसके अंदर हम लोग पोल्यूशन वगैरह की भी बातें कर रहे होते हैं। एचडीआई में सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, उसमें पोल्यूशन वगैरह को ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता। एमईडब्ल्यू में पोल्यूशन वगैरह को बेटा कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, डी। समझ गए हैं बेटा पूरा पेपर।